बेटा मैग्नेटिक फोर्स की कल बात की थी हमने, एंड वी टॉक्ड अबाउट द टोटल लॉरेंज फोर्स। फाइनली टोटल लॉरेंज फोर्स। जब भी इलेक्ट्रिक, देखो जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स इस चीज पे डिपेंड नहीं करती कि पार्टिकल मोशन में है या रेस्ट में है, बस इस चीज पे डिपेंड करती है कि पार्टिकल के पास चार्ज होना चाहिए और वहां पर सराउंडिंग में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। कोई भी चार्ज जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, चाहे स्टेशनरी है चाहे मोशन में है, उसके ऊपर फोर्स लगती है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स तब लगती है जब वो चार्ज मोशन में होगा। और वहां पर भी हमने दो चीजें देखी कि थीटा 0 और 180 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर थीटा 0 या 180 होगा तब भी जो फोर्स है वो 0 होती है। राइट। तो इन जनरल टोटल लॉरेंज फोर्स क्या है? अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट है और उसमें कोई चार्ज मूव कर रहा है, उस चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगती है दैट इज Fe प्लस Fm। और इस फोर्स को बेटा हम लिख सकते हैं Q इंटू ई प्लस Q इंटू वी क्रॉस बी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज टोटल लॉरेंज फोर्स। बेटा इलेक्ट्रिक फोर्स, यहां पर एक चीज ध्यान रखना, हमने जो भी ये एजम्पशन ली इसमें Q जो है ये पॉजिटिव चार्ज है। Q क्या है? पॉजिटिव चार्ज। आई विल शेयर सम न्यूमेरिकल्स विद यू, जिसमें हो सकता है किसी चार्ज की जगह इलेक्ट्रॉन लिखा हो, तो दैट विल बी ए नेगेटिव चार्ज। तो जो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है, देखो जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उसकी डायरेक्शन तो वही होती है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की है, अगर पॉजिटिव चार्ज हुआ तो। और अगर किसी नेगेटिव चार्ज की बात करें तो अपोजिट। लेकिन जो हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं FBV, इसमें हमें जो फोर्स की डायरेक्शन मिलती है वो किसी पॉजिटिव चार्ज के ऊपर एक्ट करने वाली फोर्स होती है। इंस्टेड ऑफ ए पॉजिटिव चार्ज, अगर यहाँ कोई नेगेटिव चार्ज हुआ, जैसे इलेक्ट्रॉन हुआ, तो हम राइट हैंड रूल से नहीं करेंगे, हम लेफ्ट हैंड रूल से ही करेंगे। लेकिन जो भी हमारी डायरेक्शन आएगी उसको रिवर्स कर देंगे। मतलब इसको समझना, मैग्नेटिक फोर्स को थोड़ा सा और हम समझ लेते हैं, स्पेशली डायरेक्शन की बात कर लेते हैं मैग्नेटिक फोर्स की। ठीक है, मैं इलेक्ट्रिक अभी आपको रिव्यू दे दूंगा। देखो मान लो ये कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है which is directed into the plane of this board। इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है इधर। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है B और इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है V। तो ये बताएं इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लगेगी, हमने कल ये पढ़ा था बेटा कि जब भी किसी चार्ज पार्टिकल को हम परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड मूव कराएंगे तो वो सर्कल के अलोंग मूव करता है। राइट। तो ये भी चार्ज पार्टिकल है, ये भी सर्कल में मूव करेगा, इट विल मूव अलोंग ए सर्कुलर पाथ। बट फोर्स की डायरेक्शन जो है वो किस तरफ होगी? देखो ध्यान से देखना, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ही अप्लाई करो। ठीक है, ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन है, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंगली मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, वेलोसिटी उधर की तरफ है, फोर्स ऊपर लग रही है। ठीक है, लेकिन फोर्स ऊपर तब लगती अगर ये वाला कोई पॉजिटिव चार्ज होता। यहां तो बेटा नेगेटिव चार्ज है, तो इस नेगेटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगी दैट विल बी डायरेक्टेड डाउनवर्ड। आपने लेफ्ट हैंड रूल ही अप्लाई कर देना है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ही अप्लाई करना है, बट जो भी उसका रिजल्ट आएगा उसको रिवर्स कर देना है, उसको उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देना है। तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। राइट। एंड बिकॉज ऑफ दैट इस इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिट होगा, ये आपको पूरी कहानी पता ही है क्यों ऐसा होगा। इस इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिट होगा वो ऐसा हो जाएगा, यहां जब होगा इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी इधर होगी, फोर्स इधर होगी। सो दिस वे इट विल अंडरगो ए सर्कुलर पाथ। अगर इलेक्ट्रॉन है तो ऐसे, और अगर मान लीजिए कोई प्रोटॉन दिया होता है यहाँ, ठीक है, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड में, अगर कोई प्रोटॉन इधर जा रहा होता जिसका चार्ज होता E, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, डायरेक्टेड इनटू द बोर्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड है। अगर कोई प्रोटॉन इधर जाए
प्रोटॉन का चार्ज E होता है, इलेक्ट्रॉन के लिए मैंने माइनस E लिखा। तो अब देखो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी दैट विल बी अपवर्ड, इसलिए इस प्रोटॉन का जो ऑर्बिट होगा बेटा, प्रोटॉन का जो ऑर्बिट होगा दैट विल बी लाइक दिस। ये डिफरेंस है, फोर्स हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ही होगी, लेकिन एक बार ये सर्कल ऐसे बना, वी कॉल इट एज द क्लॉकवाइज सर्कल बना, और ये एंटी क्लॉकवाइज सर्कल बना, ये डिफरेंस है। तो F इक्वल्स टू QVB में Q पॉजिटिव चार्ज है, तो जो हम फोर्स की डायरेक्शन की बात करते हैं वो किसी पॉजिटिव चार्ज के ऊपर होती है। ऐसे ही बेटा अगर आपको मैं इलेक्ट्रिक फोर्स का रिव्यू दे दूं, इलेक्ट्रिक फोर्स, मान लो यहां कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे ले लेता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये कोई पॉजिटिव प्लेट ले ली और ये कोई नेगेटिव प्लेट ले ली। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी इस रीजन में? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है बेटा पॉजिटिव से नेगेटिव, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। हमने इसके ऊपर बड़ी सारी एक्सरसाइजेस की थी, इफ यू रिमेंबर, हमने इलेक्ट्रिक फोर्स को डिटेल में देखा हुआ है। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में बेटा अगर मैं यहां पर एक इलेक्ट्रॉन रखूं और यहां एक प्रोटॉन रखूं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज -E, प्रोटॉन का चार्ज +E, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लगेगी वो ऊपर की तरफ होगी नीचे की तरफ होगी? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, ये वाला पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव रिपेल करेगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लगेगी वो ऊपर की तरफ होगी। दिस विल बी Fe। और प्रोटॉन देखो, पॉजिटिव से रिपल्शन, नेगेटिव से अट्रैक्शन। आपको याद होगा हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था, एक पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लगती है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, और एक नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लगती है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। सो इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव, फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, फोर्स ऊपर लग रही है। प्रोटॉन पॉजिटिव है, फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, फोर्स भी डाउनवर्ड लग रही है। एंड हियर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से ही हम फाइंड करेंगे, चाहे चार्ज पॉजिटिव हो या नेगेटिव, लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज हुआ तो जो हमारा रिजल्ट आ रहा है उसको रिवर्स कर देना आपने। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज अगर होता तो फोर्स ऊपर लग रही होती, लेकिन सिंस ये इलेक्ट्रॉन है तो फोर्स नीचे लग रही है। ठीक है, ओवरऑल सर्कल ही बनेगा। जब भी वेलोसिटी और फोर्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, वी ऑलवेज हैव ए सर्कुलर पाथ। ठीक है, अब बेटा ये जो कॉन्सेप्ट है लॉरेंज फोर्स वाला, टोटल लॉरेंज फोर्स वाला, इसे हम यूज करते हैं। देयर इज ए मैकेनिकल अरेंजमेंट। जब बहुत सारे पार्टिकल्स में से कुछ पार्टिकल्स को हमने सेपरेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेलोसिटी, आपकी एनसीईआरटी में भी ये टॉपिक है, वी यूज ए मैकेनिकल अरेंजमेंट व्हिच इज कॉल्ड एज वेलोसिटी फिल्टर। वेलोसिटी फिल्टर, वेलोसिटी फिल्टर जो है एक मैकेनिकल अरेंजमेंट है इट्स ए मैकेनिकल अरेंजमेंट ऑफ, लिख लीजिए आप चाहे, क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। ये एक मैकेनिकल अरेंजमेंट है ऑफ क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। क्रॉस्ड फील्ड होता है बेटा जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। क्रॉस मींस, यहां पर जो वर्ड क्रॉस्ड है, क्रॉस का मतलब म्यूचुअली परपेंडिकुलर। एक मैकेनिकल अरेंजमेंट है जिसमें क्रॉस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर यूज्ड।
ठीक है, और इस अरेंजमेंट का क्या काम है? विद द हेल्प ऑफ दिस अरेंजमेंट हम बहुत सारे पार्टिकल्स में से किसी एक पार्टिकल को या बहुत सारे पार्टिकल्स में से उन पार्टिकल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं जिनकी एक पर्टिकुलर वैल्यू है वेलोसिटी की. We can select particles on the basis of their velocities. ठीक है, तो इस सिलेक्शन को फिल्ट्रेशन बोलते हैं. सिंस हम वेलोसिटी के बेसिस पे सिलेक्ट करते हैं, दिस इज कॉल्ड एज वेलोसिटी फिल्टर. क्या होता है बेटा? क्रॉस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. देखिए, मान लो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्टेड है. ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? दिस मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड इनवर्ड इनटू द प्लेन ऑफ दिस बोर्ड. ठीक है, तो अगर इसमें हम किसी पार्टिकल को इधर की तरफ वेलोसिटी दें, किसी पॉजिटिव चार्ज को इधर की तरफ वेलोसिटी दें, तो इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लगेगी. फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. मैग्नेटिक फोर्स Fm विल बी डायरेक्टेड अपवर्ड और ये पार्टिकल क्या करेगा? ये तो घूमने लगेगा. लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई कर देते हैं, जिसमें वी हैव द अपर प्लेट एज पॉजिटिव और लोअर प्लेट नेगेटिव है, हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी अगर अप्लाई कर दें तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी बेटा इस पार्टिकल के ऊपर, वो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है ये डाउनवर्ड होगी. देखो, ये पार्टिकल की वेलोसिटी है, मैग्नेटिक फोर्स ऊपर, पॉजिटिव चार्ज है, इससे रिपेल करेगा, नेगेटिव वाला अट्रैक्ट करेगा, तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगी दैट विल बी डायरेक्टेड डाउनवर्ड. मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ और इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो नीचे की तरफ डायरेक्टेड है. देखो, जब भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, जब भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट हैं तो बेटा इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगी, मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगी. ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से पता चलती है. ठीक है, वो हमने डिस्कस किया हुआ. अभी अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट हैं, दोनों के कारण फोर्स की डायरेक्शन हम पता कर लेंगे. बेटा अगर तो मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा हुई तो इस पार्टिकल की डायरेक्शन ऊपर की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि Fm इज डायरेक्टेड अपवर्ड. और अगर Fe ज्यादा हुआ तो ये पार्टिकल, देखो दो फोर्सेस हैं, एक नीचे और एक ऊपर. अगर इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा हुई तो ये पार्टिकल सीधा नहीं जाएगा, इसका ज्यादा इफेक्ट तो ये नीचे की तरफ झुकेगा. और अगर मैग्नेटिक ज्यादा हुई तो ये ऊपर की तरफ झुकेगा. लेकिन अगर सपोज करो क्रॉस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड यूज किए हमने, मैकेनिकल अरेंजमेंट है, मतलब खुद बनाया हुआ अरेंजमेंट है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है दोनों फील्ड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड है और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, तो हो गया ना क्रॉस, इसलिए इसको बोलते हैं क्रॉस फील्ड. द मैग्नेटिक फोर्स acting on the particle is F equals to QVB sin 90 और Fm equals to QVB. और जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, और इस अरेंजमेंट के हिसाब से दिस मैग्नेटिक फोर्स इज डायरेक्टेड upward. The electric force is
Fe equals to Q into E, एंड यहां जो हमने चूज किया है दिस इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड। अगर ये दोनों फोर्सेस बराबर हुई, अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस दोनों बराबर हुई, तो पार्टिकल सीधा आगे चलता जाएगा। देखो अगर दोनों में से एक भी ज्यादा हुई तो उसकी तरफ इंक्लाइंड होगा, लेकिन अगर Fe और Fm दोनों बराबर हैं, अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस आर इक्वल, तो देन the particle will move along straight line। क्यों? क्योंकि अगर दोनों फोर्सेस बराबर हुई, the net force on the particle will be zero। the net force on the particle will be zero। जब ये नेट फोर्स जीरो है तो पार्टिकल रेस्ट पे नहीं है। देखो अगर रेस्ट पे होता, नेट फोर्स जीरो होती तो रेस्ट पे रहता, यूनिफॉर्म मोशन रहेगा, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी और वो पार्टिकल यहां से आ जाएगा बाहर सीधा। अब कौन से पार्टिकल सीधे बाहर आएंगे, उनकी वेलोसिटी कितनी होगी, वो देखो कैसे पता चलता है। Fe इक्वल्स टू Fm। अगर Fe और Fm बराबर हैं तो हम बोलेंगे Q इंटू E इज इक्वल टू QVB, राइट? दे आर इक्वल एंड अपोजिट। मैग्नीट्यूड दोनों फोर्सेस का बराबर है, डायरेक्शन दोनों के अपोजिट है। which means this Q and Q will be out, V is equal to E by B। तो कौन से पार्टिकल बाहर निकलेंगे जिनकी वेलोसिटी E by B के बराबर है? मतलब देखो मैकेनिकल अरेंजमेंट है, खुद हमने चूज किया। अगर हम E को चूज करते 10 टेस्ला, मान लो E को चूज करते 10 न्यूटन पर कूलम, और B को चूज करके 5 टेस्ला, ऐसे मैथमेटिकली ये वैल्यू कितनी बनेगी? देयरफॉर E by B कितना हुआ? 10/5 इक्वल टू 2। दो चीजें याद रखना बेटा, एक चीज और है यहाँ। एक तो आप E by B की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो, दूसरा आपको पता है ये E by B एक्चुअली V है, तो ये डायरेक्टली याद रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की जो रेशो है उसका यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। उसका डायमेंशन क्या होगा? L1T-1। डायरेक्टली याद रखें, ठीक है? कॉम्पिटिटिव में पूछेगा E और B की रेशो जो है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, तो ये डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखें। बाकी हम कौन से पार्टिकल, जैसे यहां से बहुत सारे पार्टिकल एंटर कर रहे हैं, ठीक है? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, अल्फा पार्टिकल्स, बहुत सारे पार्टिकल एंटर कर रहे हैं, बट हमने E और B की वैल्यूज ऐसे चूज कर दी, जैसे अगर E 10 और B 5 चूज कर दिया तो E by B हो गया 2। तो जिन पार्टिकल्स की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है वो सीधे आगे आ जाएंगे, बाकी कोई ऊपर और कोई, मतलब बाकी जो है उनका पाथ जो है वो कैसा होगा? पैराबोलिक होगा। स्ट्रेट लाइन पाथ उन्हीं का होगा जिनके लिए इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस बराबर हैं, उनकी वेलोसिटी कितनी बनेगी? E by B। तो E और B तो हमने खुद चूज किया हुआ है, E और B की जो रेशो है दैट इज चूजन, राइट? इसलिए E और B की जो रेशो है उसको हम चूज करके ये डिसाइड कर सकते हैं कौन से पार्टिकल्स को सिलेक्ट करना है, ठीक है? दैट इज व्हाई दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज वेलोसिटी फिल्टर। नोट करो, कुछ पूछना तो पूछो। उसके बाद बेटा हम एक पर्टिकुलर डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। दिस डिवाइस इज कॉल्ड एज साइक्लोट्रॉन। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन एक ऐसा डिवाइस है जिसकी हेल्प से पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट किया जाता है। एक्सेलरेट करना मतलब वेलोसिटी को बढ़ाना, मतलब स्पीड अप किया जाता है। वेलोसिटी को बढ़ा के क्या होगा?
एनर्जी बढ़ेगी और उस एनर्जेटिक पार्टिकल को एज ए प्रोजेक्टाइल यूज किया जाता है, मतलब उस एनर्जेटिक पार्टिकल को यूज किया जाता है टू स्ट्राइक सम टारगेट। वो टारगेट जो है कोई एटम हो सकता है जिसका ब्रेकडाउन करना है, डिसइंटीग्रेशन करना है, कोई मॉलिक्यूल हो सकता है उसका ब्रेकडाउन करना है। तो एक प्रोजेक्टाइल मतलब जैसे एक पत्थर को हम घुमाते हैं उसके साथ धागा बांध के, एंड घुमाते घुमाते जब हम देखेंगे उसकी एनर्जी सफिशिएंट हो गई है, देन वी लीव दैट स्टोन, और जहां से हम उसको छोड़ेंगे इट विल गो लाइक दिस, और किसी टारगेट को हिट करना होगा तो इट कैन बी यूटिलाइज, इट कैन बी यूजफुल। तो सेम इज द पर्पस ऑफ ए साइक्लोट्रॉन। लेकिन साइक्लोट्रॉन में हम किसी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को, लेटर ऑन विल सी कि इलेक्ट्रॉन को नहीं, किसी पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है थोड़े हैवी होते हैं जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या अल्फा पार्टिकल, किसी लाइटर पार्टिकल को बड़ा ज्यादा एक्सेलरेट नहीं किया जा सकता। तो साइक्लोट्रॉन में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों यूज होते हैं। पहली चीज साइक्लोट्रॉन क्या करता है, एक ऐसा डिवाइस है which is used to accelerate positively charged particles. Positively charged particles like protons, neutrons, alpha particles, etc. एक ऐसा डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करते हैं। इसमें बेटा क्या यूज होता है, इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों यूज होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से पार्टिकल को एक्सेलरेट करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स क्या करेगी, पार्टिकल की वेलोसिटी को बढ़ाएगी, और मैग्नेटिक फोर्स उसको घुमा देगी। द इलेक्ट्रिक फोर्स accelerates the particle and the magnetic force is responsible for the circular motion of the particle. मैग्नेटिक फोर्स क्या कर रही है, मैग्नेटिक फोर्स उस पार्टिकल को घुमा रही है। ये उसका प्रिंसिपल है। कंस्ट्रक्शन भी थोड़ी बता देता हूँ, फिर वर्किंग की बात करेंगे। इसमें बेटा दो डी शेप्ड मेटालिक चैम्बर्स होते हैं मेन, तो मेटालिक चैम्बर्स D1 एंड D2, इनको डीज ही बोलते हैं। There are two metallic shaped D-shaped metallic chambers D1 and D2 called as Ds. These chambers are hollow from inside, खाली होते हैं अंदर से। Two D-shaped metallic chambers D1 and D2 called as Ds. They are hollow from inside. An electric oscillator provides the time varying electric field. And the magnetic pole pieces provide a uniform magnetic field. ये मैं आपको डायग्राम बना के बताऊंगा, पहले ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लें आप। इसमें दो डी शेप्ड चैम्बर्स होते हैं, इन चैम्बर्स को डीज बोलते हैं। दीज चैम्बर्स आर हॉलो फ्रॉम इनसाइड। इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर की हेल्प से टाइम के साथ चेंज होने वाला, ऑल्टरनेटिंग भी बोल सकते हैं, एक ऑल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया जाता है।
ठीक है, एसी का सोर्स बोल सकते हैं, इट इज ए सोर्स ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। और मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करने के लिए वी हैव मैग्नेटिक पोल पीसेस। ये मैं बनाऊंगा बेटा आपके सामने, देखो ये दो डी शेप्ड चैम्बर्स हैं, थोड़ा बड़ा बना। These chambers are hollow from inside, और ये हैं भी मेटल के चैम्बर्स हैं। इन दोनों के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड किया हुआ है। ये एक वेव का सिंबल बना के ये दिखाया कि ये टाइम के साथ वेरी करने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है। और मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड किया है विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक पोल पीसेस। ये ऊपर नॉर्थ पोल रख दिया और नीचे साउथ पोल, और कुछ नहीं है, बस ये इसकी कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये जो आपको ऐसे दिख रहा है, इट इज एक्चुअली ऐसे डीज हैं, डीज आर लाइक दिस, बैक टू बैक कनेक्टेड है, ये एक डी, ये दूसरी डी, ऐसे। तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स है और ऊपर से मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड किया है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ये आप ऐसे समझो जैसे ये डीज जैसे यहाँ आपको दिख रही है ना, ऐसे नहीं है, बोर्ड पे नहीं है, ये डीज आर लाइक दिस 1 and 2। ठीक है, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स है और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से प्रोवाइड किया है। तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या होगा बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई डाउनवर्ड, और ये जो इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर है ये सोर्स है ऑल्टरनेटिंग करंट का। नेक्स्ट चैप्टर में हम ऑल्टरनेटिंग करंट पढ़ेंगे, पर पहले ये देख लीजिए इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर या एसी का जो सोर्स होता है दैट इज ए सोर्स ऑफ एक्चुअली साइकिल्स। और एक साइकिल में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव पोर्शन होता है, पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड नेगेटिव हाफ साइकिल। दोनों साइकिल्स मिलके, दोनों पोर्शन मिलके एक साइकिल कंप्लीट करते हैं। ठीक है, ये है बेटा इसकी कंस्ट्रक्शन। जिन पार्टिकल्स को एक्सेलेरेट करना है, जिस भी पार्टिकल को एक्सेलेरेट करना है, जैसे अगर प्रोटॉन को एक्सेलेरेट करना हुआ तो हाइड्रोजन गैस जो है वो यूज करी जाती है एज ए सोर्स। अगर प्रोटॉन को एक्सेलेरेट करना है तो वी विल हैव हाइड्रोजन गैस है। और अगर अल्फा पार्टिकल को एक्सेलेरेट करना है तो यहाँ पर हीलियम होगी। हीलियम इज द सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, हीलियम गैस को यूज करेंगे। अगर अल्फा पार्टिकल्स को एक्सेलेरेट करना हुआ हाइड्रोजन गैस यूज करेंगे। अगर प्रोटॉन्स को एक्सेलेरेट करना है, ठीक है, देखो एक्सेलेरेट कैसे होगा। थोड़ा इसको नीचे कर देता हूं बेटा। जो ये टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, एसी का जो सोर्स है, इसमें ऑटोमेटिकली क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल्स का सोर्स है, पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल्स जो है वो आती है। एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को यहां रखा, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, सपोज करो उस टाइम ये जो D1 है ये नेगेटिव है और D2 पॉजिटिव है, या D1 इसको D1 बोल के ऐसे बोलूंगा कि सपोज करो, कुछ भी बोल सकते हैं, D1 पॉजिटिव और D2 नेगेटिव है। ठीक है, ये टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, एक D के अक्रॉस पॉजिटिव और एक के अक्रॉस नेगेटिव। D1 अगर पॉजिटिव हुआ और D2 नेगेटिव हुआ तो ये पार्टिकल क्या करेगा, ध्यान से समझना, यही वर्किंग है मेन। दिस पार्टिकल विल एंटर
D2, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है उस D में जाएगा जो नेगेटिव है। जैसे ये D के अंदर गया, इमेजिन करो ये मेटल का चैम्बर है, यहां से पार्टिकल इसके अंदर गया, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट नहीं होता। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बेटा हमने क्या पढ़ा कि किसी भी मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट नहीं होता है, राइट। तो इनसाइड दिस डी, इनसाइड दिस चैम्बर जब ये पार्टिकल एंटर करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स तो खत्म हो जाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोला था हमने इसको, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है, उस परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये पार्टिकल अंदर जाएगा और घूम जाएगा, फिर ये वापस गैप में आ गया। अब इस चीज को मैनेज किया जाता है, ये चीज बनाई जाती है कि जितनी देर में इस पार्टिकल का सेमी सर्कल कंप्लीट होगा, देखो ये पार्टिकल यहां से घूम के यहां पहुंचा, सेमी सर्कल हो गया, जितनी देर में ये सेमी सर्कल कंप्लीट होगा उतनी देर में डी की पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी। यही इसकी वर्किंग है कि जितनी देर में सेमी सर्कल कंप्लीट होता है पोलैरिटी उतनी देर में रिवर्स हो जाती है। उस टाइम को सिलेक्ट किया जाता है बाय द डिजाइनर, जो भी उसको डिजाइन कर रहा है। जब पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी, अब गैप में आएगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स फिर से लगेगी, तो ये अब देखो यहां से फोर्स लगी थी, अंदर गया, जब यहाँ आया तो और फोर्स लगी और ये थोड़ा ज्यादा दूर तक जाएगा क्योंकि इसकी वेलोसिटी बढ़ गई है, फोर्स लगती है तो। बट अगेन जैसे ही गैप के एंटर करता है, अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके कारण घूम जाता है। दिस प्रोसेस कीप्स ऑन गोइंग। फिर गैप में आया, फिर फोर्स लगी, अब फिर से फोर्स लगी तो फिर से बड़ा सर्कल बना, जब फिर से बड़ा सर्कल बना फिर से गैप में आया, ठीक है, गैप में आएगा, फिर से पोलैरिटी चेंज हो गई, तो ये पोलैरिटी चेंज होती है, पार्टिकल घूमता रहता है विद इंक्रीज्ड रेडियस, और जैसे ये पेरिफेरी के पास पहुंचता है, बाउंड्री के पास पहुंचता है, यहाँ एक विंडो होती है, थ्रू दिस विंडो द पार्टिकल कम्स आउट, विंडो के थ्रू ये पार्टिकल बाहर आ जाता है। यहाँ कोई टारगेट है, टारगेट कोई मेटल हो सकता है, कोई मॉलिक्यूल हो सकता है, कोई एटम हो सकता है, उसको हिट करता है, ठीक है, और उसका डिसइंटीग्रेशन करता है। तो मेन पार्ट वर्किंग का क्या है, जिस पार्टिकल को एक्सीलरेट करना है दैट इज केप्ट इन द गैप बिटवीन द डीज। इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर को ऑन करते हैं तो डीज में से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो जाएगी, जो भी नेगेटिव डी हुई उसमें एंटर करा, जब उसमें एंटर करा डी के अंदर गया, तो डी तो मेटल की है, तो मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फोर्स का इफेक्ट नहीं होगा, तो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के कारण वो घूम जाएगी। उसके बाद गैप में आया, गैप में आया तो इतनी देर में क्या हुआ, पोलैरिटी रिवर्स हो गई, फिर दूसरी डी में चला गया, लेकिन जब वो गैप में आया तो फोर्स और लगी, फिर वहां से वापस बाहर आ गया, और ये टाइम एक्चुअली सेम होता है, मतलब जितने टाइम में ये छोटा सेमी सर्कल हुआ उतने टाइम में ये बड़ा, वो हम देख लेते हैं कैसे। तो इस तरह से वो ऑसिलेट करता रहता है बिटवीन D1 D2, एंड उस ऑसिलेशन से जब उसका रेडियस बढ़ता जाता है ना, तो बेसिकली उसकी वेलोसिटी भी बढ़ती जाएगी, मैथमेटिकली भी देखेंगे हम उसको। तो जैसे ही पेरिफेरी के बाहर पहुंचेगा, थ्रू द विंडो इट विल कम आउट एंड विल स्ट्राइक द टारगेट, ये इसका पर्पस है, ठीक। मैं थोड़ा सा सिंपल करके समझा दिया आपको, अदरवाइज इट इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड डिवाइस। आप देखो, कल आपको बताया कि घूमने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कहां से आएगी, अब इसका मैथमेटिकल एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, उसी के लिए इनफैक्ट ये पढ़ रहे हैं हम, बिकॉज आपके क्वेश्चंस, आपके न्यूमेरिकल्स इसमें बेस्ड हैं। जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी जो इस पार्टिकल को घूमने के लिए चाहिए, दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय द मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स, क्योंकि घूमा किसके कारण, मैग्नेटिक फोर्स के कारण घूमा, राइट। तो V कितना हो गया बेटा, यहां से देखो, एक V कैंसिल हो जाएगा, QRB डिवाइडेड बाय M। तो यहां से एक चीज नोट करो, V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है, V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। तो जैसे जैसे ऑर्बिट का रेडियस बढ़ता जा रहा है, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, वी कॉल इट एज फर्स्ट इक्वेशन। अगर टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है या टाइम टेकन टू कंप्लीट ए सेमी सर्कल,
इनसाइड ए डी, कोई भी डी, कोई भी सेमी सर्कल जिसका रेडियस r है, टाइम कितना लगेगा, पाई r बाई वी। टाइम क्या होता है बेटा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सो दैट विल बी इक्वल टू पाई r डिवाइडेड बाई v, कितना है, क्यू आर बी बाई एम। सो ये t आपके पास बनेगा, r और r कैंसल, पाई m डिवाइडेड बाई q इंटू बी। और देखो इस एक्सप्रेशन में पाई कांस्टेंट, m कांस्टेंट, q और b भी कांस्टेंट है, तो हम बोलेंगे ये टाइम तो सेम है फॉर ऑल। इन दोनों इक्वेशंस का देखो एक ही मतलब है, कैसे, जितनी देर में ये सर्कल कंप्लीट हुआ उतनी देर में ये सेमी सर्कल कंप्लीट होगा, उतनी देर में ये सेमी सर्कल कंप्लीट होगा। तो अगर बड़ा सेमी सर्कल और छोटा सेमी सर्कल, ये छोटा और बड़ा सेम टाइम पे कंप्लीट हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली इसका मतलब क्या है, यहाँ पर उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, तो इसका भी तो वही मतलब है। और अगर दोनों डीज के बीच का जो गैप है ना, दैट गैप इज निग्लिजिबल, मतलब सिर्फ एक प्रोटॉन वहां आ जाए बस उतना गैप हो वो। इसलिए अगर हमें टाइम पीरियड पता करना है, ये तो हो गया ना टाइम टेकन टू कंप्लीट ए सेमी सर्कल, तो अगर कंप्लीट सर्कल होने में अगर पता करना है कितना टाइम लगेगा, उसे हम टाइम पीरियड बोलते हैं। वो जो टाइम पीरियड है दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टी, सो टाइम पीरियड वुड बी इक्वल टू 2 पाई m डिवाइडेड बाय q इनटू b। टाइम पीरियड वुड बी इक्वल टू 2 पाई m डिवाइडेड बाय qb। और अगर साइक्लोट्रॉन में आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, qb डिवाइडेड बाय 2 पाई m। ठीक है, अब देखो जिस पार्टिकल को एक्सेलरेट करना है उसका मास पता होगा, मैग्नेटिक फील्ड हमने खुद लगाना है, उसका चार्ज भी पता होगा, तो हमें फ्रीक्वेंसी पता चल जाएगी इतनी। तो वही फ्रीक्वेंसी हम रखेंगे इस ऑसिलेटर की। ये जो हमने एसी लगाया, मैंने आपको ये बताया था एसी में साइकिल्स होती हैं, तो हम मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं कि फ्रीक्वेंसी ये आती है, तो वही फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट कर देते हैं। उससे क्या होता है, जितनी देर में सेमी सर्कल कंप्लीट होगा उतनी देर में पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी। तो उस फ्रीक्वेंसी को या टाइम पीरियड को हम खुद सिलेक्ट करके हम डिसाइड कर सकते हैं कि पोलैरिटी कितनी देर बाद रिवर्स होनी चाहिए, और वो उतना ही टाइम होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है ना, ये वेरिएबल नहीं है, वो उतना ही टाइम होगा जितनी देर में सेमी सर्कल कंप्लीट होता है। तो एज द पार्टिकल कंप्लीट सेमी सर्कल, द पोलैरिटी रिवर्सेस सेमी सर्कल, पोलैरिटी रिवर्सेस, सो इट कीप्स ऑन मूविंग लाइक दिस। ठीक है, दूसरा यहाँ अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें, जिन पार्टिकल्स को हमने एक्सीलरेट किया है या जो भी पार्टिकल हमने एक्सीलरेट किया है उसकी हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें, तो काइनेटिक एनर्जी इज 1/2 mv²। सो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 1/2 m इंटू वी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर r स्क्वायर b स्क्वायर बाय m स्क्वायर। तो m और m कैंसिल हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 1/2 q स्क्वायर r स्क्वायर b स्क्वायर बाय m। ठीक है, ये पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी है। सो वी हैव टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी, रेडियस एंड ऑल दीज इक्वेशंस जिनको हम यूज करेंगे फॉर न्यूमेरिकल्स। बट ये आ गया इसका बेटा, वर्किंग भी आ गया इसका। नेक्स्ट देखिए, क्यों हमने ये बोला स्टार्टिंग में कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल के लिए ही यूज होता है, व्हाई नॉट फॉर इलेक्ट्रॉन्स। बेटा देखो, जो इलेक्ट्रॉन है इसकी लिमिटेशंस में आएगा ये, इलेक्ट्रॉन्स आर लाइटर पार्टिकल्स, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का मास बहुत कम होता है। मास कम होने के कारण देखो ये वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m है, या काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m है। जब मास कम होगा किसी पार्टिकल का, उसको उसकी जब वेलोसिटी बढ़ा देंगे ना, किसी लाइटर पार्टिकल की वेलोसिटी अगर बढ़ा देते हैं तो उसका मोशन अनस्टेबल हो जाता है। यू थिंक अबाउट
थिंक अबाउट 100 सीसी मोटरसाइकिल या कोई ऐसे छोटा सा मोटरसाइकिल ले लो, बड़ी तेज चलाएंगे, या मारुति 800 को हम 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाएंगे ना, तो मारुति 800 का क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगा, मोशन शिवरिंग होना शुरू हो जाएगी जो अंदर बैठे हैं, क्योंकि मास कम और जब वेलोसिटी बड़ी ज्यादा यहाँ घूमेगा पार्टिकल, वेलोसिटी बड़ी ज्यादा हो जाएगी, तो उससे क्या होगा, मोशन विल बिकम अनस्टेबल। यहाँ पूरा सिंक्रोनाइजेशन चाहिए, यहाँ एक सॉलिड, इसीलिए जब मोमेंटम को डिफाइन करते हैं तो मोमेंटम को डिफाइन करते टाइम हम सिर्फ वेलोसिटी नहीं बोलते, मास इनटू वेलोसिटी। तो लाइटर पार्टिकल का मोमेंटम कम होगा, क्यों? क्योंकि उसका मास कम है। सिर्फ वेलोसिटी के बेसिस पे नहीं बोलेंगे, अगर हम किसी लाइटर पार्टिकल की वेलोसिटी बड़ी ज्यादा बढ़ा दें तो उसका मोशन जो है वो अनस्टेबल हो जाता है, राइट? इसलिए इलेक्ट्रॉन को चूज नहीं करते। यहाँ प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन चाहिए कि अनस्टेबल हुआ मतलब आउट ऑफ स्टेप चला गया, थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया, तो उतनी देर में पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी, वो सब प्रोसेस जो है वो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, जब वो आउट ऑफ स्टेप हो जाएगा तो सिंक्रोनाइजेशन, ये पूरा सिंक्रोनाइज होना चाहिए। क्या चीज सिंक्रोनाइज होनी चाहिए? जितनी देर में सेमी सर्कल हुआ उतनी देर में पोलैरिटी रिवर्स, क्योंकि ये रुकेगा थोड़ी वहां, इट विल कीप ऑन मूविंग लाइक दिस। ठीक है, ऑर्बिट बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जैसे गैप में आता है फिर इलेक्ट्रिक फोर्स लगती है, तो ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, इस तरह से सर्कल है, इसके मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से लगा हुआ है, पेरिफेरी से बाहर कर जाएगा। इलेक्ट्रॉन लाइटर है इसलिए उसको एक्सेलरेट नहीं करते, न्यूट्रॉन को एक्सेलरेट नहीं कर सकते, न्यूट्रॉन तो हैवियर होता है, लेकिन न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, अनचार्ज है, तो यहाँ तो चार्ज पार्टिकल चाहिए, तभी तो कभी इस दी की तरफ और कभी उस दी की तरफ वो डिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, ये दो लिमिटेशन। और तीसरी लिमिटेशन ये है कि हम किसी पार्टिकल को बड़ा ज्यादा एक्सेलरेट भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम किसी पार्टिकल की वेलोसिटी को बड़ा ज्यादा बढ़ा दें, यू हैव टू राइट दीज थिंग्स। जब किसी पार्टिकल की वेलोसिटी को बड़ा ज्यादा बढ़ा देंगे तो उसका मास कांस्टेंट नहीं रहता, इसको बोलते हैं रिलेटिविस्टिक वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी। यू मस्ट हैव सीन एक फॉर्मूला जो काइनेटिक मास और रेस्ट मास को रिलेट करता है। द फॉर्मूला इज m इक्वल टू m0 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर, लाइक दिस। तो जब पार्टिकल की वेलोसिटी बड़ी ज्यादा बढ़ जाएगी तो उसका मास जो है वो कांस्टेंट नहीं रहता। और देखो, अगर मास कांस्टेंट नहीं होगा, मास वेरी करने लगे, तो ये टाइम कांस्टेंट नहीं होगा, और अगर ये टाइम कांस्टेंट नहीं होगा तो अगेन वहां सिंक्रोनाइजेशन जो है वो गड़बड़ हो जाएगी, वो खराब हो जाएगी। टाइम, ये चीज हम कांस्टेंट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि पाई कांस्टेंट, क्यू कांस्टेंट, बी कांस्टेंट और एम कांस्टेंट, और इसी को हमने एक पर डिसाइड कर दिया। अब इसको थोड़ी ना बार बार चेंज कर सकते, ये फिक्स हो गई वैल्यू, लेकिन एक पर्टिकुलर वेलोसिटी की वैल्यू तक। मतलब हम किसी पार्टिकल की वेलोसिटी उतनी नहीं बढ़ा सकते कि वो लाइट की स्पीड के कंपैरिजन में हो जाए। In that case, the mass will no longer be constant, right? So there is a upper limit कि it should not be comparable to the speed of light, कि हम light की speed के जैसा या उससे half, उससे 1/4 नहीं। We have some very low. V should be very very small as compared to C. जिस पार्टिकल को हमने एक्सीलरेट करना है, वेलोसिटी उसकी बढ़ानी तो है, बट इतनी भी नहीं बढ़ानी कि लाइट की स्पीड जैसा हो जाए, तब भी आउट ऑफ स्टेप हो जाएगा पार्टिकल। ठीक है, राइट दीज थिंग्स, ऑल द थिंग्स, लाइक व्हाट इज द साइक्लोट्रॉन, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑन विच इट वर्क्स, ठीक है, इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स, देन वर्किंग, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज मैथमेटिकल एनालिसिस। टाइम पीरियड, मोमेंटम, फ्रीक्वेंसी, मोमेंटम की बात भी करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे कल हम इस पे बेस, एंड लास्टली लिमिटेशंस ऑफ साइक्लोट्रॉन। ठीक है, थैंक यू।